Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the new lecture in our wonderful batch, that is the Sankalp batch. और हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन जितने भी आज तक केमिस्ट्री के लिए बने हैं सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना बेटा। इस चैप्टर से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हर चीज़ को समझना है। कल का लेक्चर IUPAC नॉमेनक्लेचर पे था। आई होप आप सब ने IUPAC नॉमेनक्लेचर के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है, प्लस बेटा फिर आपने NCERT के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास प्रेजेंट है सबको बेटा आपने अटेम्प्ट भी किया है। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर के बाद NCERT के सारे नॉमेनक्लेचर वाले सवालों को सॉल्व करना है, हर हालत में सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत इजी है। बस मैम की बातों को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है ना। ध्यान से सुनना है बेटा, बड़ा ही इजी टॉपिक होता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है और इससे बहुत सवाल आते हैं बेटा, बहुत सवाल आते हैं इस पर। ठीक है, ध्यान रहे। चलो, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यहाँ कुछ कहानियाँ लिखी हैं, उन कहानियों का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। इतना सारा रीड करने का कोई मतलब नहीं है, आपके पास रेफरेंस के लिए है, आप अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है दैट आई विल राइट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सभी आ जाइए, बैठ जाइए, है ना। बिल्कुल एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, है ना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेटा, जब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, है ना, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उसका बेसिक, है ना। जो उसका बेसिक है वो ये कहता है बेटा कि आपके मेटल एंड लीगेंड, जो बेटा आपका मेटल एंड लीगेंड होता है, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड with each other, coordinate bond with each other। ये तो बेटा आपके चैप्टर का बेसिक होता ही है ना। हम लिखेंगे लीगेंड डोनेट्स, लीगेंड डोनेट्स, लीगेंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, its electron density to empty orbital of metal, empty orbital, empty बेटा orbital of metal, metal के empty orbital में ligand electron density donate करता है। फिर अगली चीज, then orbitals of metal, orbitals of metal overlap with each other and undergo hybridization and undergo hybridization, है ना। अब आपको बेटा यहाँ पर ये सब कुछ जो लिखा है वो जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करूंगी तब ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको बड़ी ही प्यार से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को आप लिख लेंगे, सबसे पहले बेटा आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक है। मेटल और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मेटल के पास कुछ खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, लीगेंड आके उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देता है। फिर मेटल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं और हमें कोई स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। ऐसा कुछ होने वाला है बेटा, ऐसा कुछ होने वाला है। अब ध्यान से देखो,
अब बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, अब जो बेटा यहाँ पर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, जो तुम्हें ध्यान देनी है, वो कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है बेटा, एक तो बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन रहेगी लीनियर के हिसाब से, है ना, लीनियर के हिसाब से। क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी बेटा लीनियर के हिसाब से? आप उस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे बेटा sp। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है AgNH3 मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि इसमें इस पर से सवाल आता नहीं है, बस एक ही एग्जाम्पल है, बस वही लिखना है। ठीक है, इस पर से कोई सवाल नहीं आता है, बस है ऐसा तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, लीनियर। लीनियर के बाद आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, जो यहाँ आपके पास आपको दिखाई देगी, दैट इज बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बेटा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ये दिख सकती है बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ये होगी हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको दिखाई देगी एज sp2। क्या दिखाई देगी बेटा? एज sp2। यहां पर आपके पास जो शेप होगी वो होगी बेटा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से शेप होगी बेटा आपके कॉम्प्लेक्स की, और यहां आपके पास आपके कॉम्प्लेक्स की जो शेप होगी बेटा वो होगी कुछ इस तरीके से, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ध्यान रहेगा, यहां से भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ पर भी ज्यादा जोर नहीं दूंगी, बट ऐसा है, एग्जिस्ट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास आता है बेटा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल अगर आपके पास होता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? उस केस में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3 हो सकती है ना? क्या हो सकती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो सकती है, यानी कि आप दिखने में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, है ना बेटा? दिखने में आप कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल मैम। टेट्राहेड्रल के बाद आपके पास क्या आता है? टेट्राहेड्रल के बाद आपके पास आता है बेटा स्क्वायर प्लेनर। क्या आता है बेटा? टेट्राहेड्रल के बाद आपके पास स्क्वायर प्लेनर, है ना? स्क्वायर प्लेनर है बेटा, तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है इस चैप्टर के हिसाब से वो आ सकती है बेटा DSP2 या फिर sp2d। ये सब हाइब्रिडाइजेशन किस किस शेप के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। जैसे जैसे मैम आपके दिमाग में बेसिक डेवलप कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने दिमाग में बेसिक को बेटा डेवलप करना है। ठीक है, चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्वायर प्लेनर के बाद आपके पास आएगा बेटा ऑक्टाहेड्रल, जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ऑक्टाहेड्रल बेटा, तो यहां पर जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती है वो है D2sp3 या फिर बेटा sp3d2, D2sp3 या फिर sp3d2। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हर बच्चा अपने दिमाग में हाइब्रिडाइजेशंस रखे। लीनियर है तो क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर है तो क्या, टेट्राहेड्रल है तो क्या, स्क्वायर प्लेनर है तो क्या, ऑक्टाहेड्रल है तो क्या। सबसे पहला बेसिक, जस्ट कीप द हाइब्रिडाइजेशंस इन योर माइंड। ठीक है, अब मैं हट गई हूं बेटा, आप पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से बेटा, मैं पूरा ही लिख देती हूं, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से लिखेंगे हम यहाँ पर कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है तो आपकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशंस हो सकती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। अब देखिए बेटा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हो सकता है क्या, आप लीनियर हो, है ना? तो उस केस में आप लीनियर ही होगे, और लीनियर अगर हो तो पीछे सब कुछ आपने लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हो सकता है बेटा अगली चीज कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो बेटा कितना 3। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो आप हो सकते हो क्या, उस केस में आप हो सकते हो ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या हो सकते हो बेटा, आप हो सकते हो ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हो सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है, हो सकता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो जाहिर सी बात है बेटा कि आपके पास फिर उस केस में 2 केसेस बनते हैं। फिर बेटा आपके उसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो आप हो सकते हो बेटा क्या टेट्राहेड्रल, या हो सकते हो बेटा आप क्या स्क्वायर प्लेनर। या तो बेटा आप हो सकते हो टेट्राहेड्रल या आप क्या हो सकते हो स्क्वायर प्लेनर हो सकते हो। टेट्राहेड्रल अगर आप होते हो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, स्क्वायर प्लेनर अगर आप हैं तो dsp2 हो सकती है, या फिर बेटा sp2d हो सकती है। ये आप ऑलरेडी अभी देख चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड उसके बाद बेटा आपके पास आ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा तो आप उसे क्या कहते हो, आप उसे कहते हो ऑक्टाहेड्रल। आप उसे क्या कहते हो बेटा, आप उसे कहते हो ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे लिखाया। लेकिन यहां पर भी ना बेटा आपके पास 2 केसेस आते हैं। एक होता है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है d2sp3 या बेटा आ सकती है sp3d2। ये 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ सकती है, d2sp3 बेटा या फिर sp3d2। अब ध्यान देना बेटा कि अगर तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होती है तो उसको एक नाम से जाना जाता है बेटा, उस कॉम्प्लेक्स को एक नाम से जाना जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। क्यों क्या कैसे वो अभी आगे आपको बताएंगे, बस अभी लिखना है कि ऐसा अगर है तो हम उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, बोलेंगे बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बातें किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकलें, ये बातें किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकलें। मैम ने कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट जो किया है तो वहाँ क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, वहाँ बेटा आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर और क्या वो तुमसे पूछ सकता है, और वो तुमसे पूछ सकता है बेटा थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बेटा सवाल मैग्नेटिज्म के भी आते हैं। तुमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है वहाँ पर अभी मैम के साथ मैग्नेटिज्म की चीज़ों को पढ़ा है ना। कौन मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, कौन मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, या कौन मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, है ना। तो आपके पास मैग्नेटिज्म के हिसाब से 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, है ना। 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं बेटा आपके पास। एक आपके पास आ सकते हैं कौन से, डायामैग्नेटिक बेटा। एक आ सकते हैं बेटा आपके पास सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक, तो एक आपके पास क्या आ सकते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बेटा एंड क्या पैरामैग्नेटिक। ये 2 टाइप के सब्सटेंस आपको दिखाई देते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि डायामैग्नेटिक क्या है तो आप बोलोगे उसको बेटा कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब ये है कि इनमें ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते ही नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल लिख देंगे वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिज्म में लिखते हैं बेटा हम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसको पहचानने का तरीका होता है बेटा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर बेटा जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। जबकि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ, यहाँ पर बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रहे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो सकते हैं या हो सकता है कि 0 के इक्वल ना हो, या बेटा हो सकता है कि 0 के इक्वल ना हो। ये बात ध्यान रहे हर बच्चे को, ठीक है, ध्यान रहे बेटा। और उसके बाद मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाई थी, उसके बाद बेटा मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाई थी कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो एक टेबल मैंने आपको बनवाई थी, ध्यान से देखिए बेटा, एक टेबल हमने बनाई थी निकालने के लिए आपका मैग्नेटिक बिहेवियर। यहां से बेटा आपका मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी था जो मैंने आपको सिखाया था, है ना बेटा। अगर कोई मैग्नेटिज्म शो करता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हर हालत में देगा। कितनी थी वो बेटा? √n × n+2 bm। ये चीज़ें हम अपने D&F ब्लॉक चैप्टर में बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। √n × n+2 bm आपके पास फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपको नींद में भी याद होना चाहिए बेटा। n क्या होते हैं? n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब मान लो बेटा कि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको आना चाहिए निकालना। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? √1 × 1+2। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? √2, 2+2, है ना बेटा? √2 × 2+2, 3 × 3+2, और यहाँ बेटा कितना? √4 × 4+2, और यहाँ बेटा √5 × 5+2। ये है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आपका कैलकुलेट करके आएगा √3, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ बेटा कितना? 3 × 2 = 6, 3+2 5, 5 × 3 = 15, यहाँ 4+2 6, 6 × 4 = 24, और यहाँ बेटा 5+2 7, 7 × 5 = 35। यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना, अब इनकी वैल्यूज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.73, दिस इज़ 2.84, दिस इज़ 3.87, दिस इज़ 4.90 एंड दिस इज़ 5.92, है ना बेटा। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, हर बच्चा एक चीज़ का ध्यान रखेगा। देखो यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ बेटा 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ 4 है बेटा तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, ठीक है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर जो भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है उसके जैसा सेम होगा ही होगा। अगर तुम्हें बोले कि भाई 3.87 है मैग्नेटिक मोमेंट, तो बताइए कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप सीधा बोलेंगे बेटा 3। आपको एकदम दिमाग से ये चीज़ स्ट्रेस ही निकाल देना है कि हमें पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। तो मैग्नेटिज्म का टॉपिक से मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक क्या है, डायामैग्नेटिक क्या है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा मैग्नेटिज्म शो नहीं करते, इसलिए हम उनको वीकली अट्रैक्टेड बोलते हैं। बिल्कुल निग्लिजिबल उनके अंदर मैग्नेटिज्म होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिक जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उनके अंदर अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वो तो बेटा टर्म हो गई हमें समझने वाली। हाउ वी हैव टू डिटेक्ट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 है तो कोई डायामैग्नेटिज्म नहीं होगा, और अगर आप कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा, और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ हैं, 0 के इक्वल नहीं है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म भी है। फिर आपका सब्सटेंस क्या है? आपका सब्सटेंस होगा बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? ध्यान रहेगा।
जैसे कि यहाँ पर इस चीज़ का हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है बेटा MnCO। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लिखवाऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। अभी मैं सिर्फ आयन के बेसिस पे बताती हूँ। मान लो बेटा कि आपके पास मैंगनीज +2 आयन है, तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म होगा, डायामैग्नेटिज्म होगा। भाई क्या होगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। तो बेटा Mn+2 है, यानी कि मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा कितनी, आर्गन 3d5 4s2। और जब आप मैंगनीज +2 बनाएंगे बेटा तो वो आ जाएगा आर्गन 3d5। कितना आ जाएगा बेटा, आर्गन 3d5। अब तुम जरा डी के डब्बे बना लो, है ना बेटा। तुम जरा डी के डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 1 2 3 4 5। यानी कि बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 आ चुके हैं। आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 5 × 5 + 2। तो कितना बेटा, √35 बोहर मैग्नेटन। √35 Bm विल बी द आंसर। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने एक एग्जांपल लेकर समझा दिया, पर अभी हम कॉम्प्लेक्स में सब निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो एक आपसे मैग्नेटिज्म के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो मोटा मोटा हर चीज़ अब आप सीख चुके हैं। अब आ जाओ बेटा कि आपको कॉम्प्लेक्स अगर आपके सामने आता है तो आपको आपके सवालों को कैसे सॉल्व करना है। अब बेटा कुछ स्टेप्स होंगे जो मैम आपको सिखाएंगी, वो स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगी, ध्यान से सुनना है। पक्का सवाल आएगा, पक्का। सवाल आता है बेटा यहाँ से, और बहुत इजी भी होता है वो सवाल ना आपके लिए। देखिए, उठाते हैं बेटा एक कॉम्प्लेक्स, है ना। इन तीनों के लिए आंसर सेम निकलेगा, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं कॉम्प्लेक्स, इनमें से कोई भी एक, CO CN 6 3-, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X ले लो, +6 × -1 = -3 लिख दो, क्योंकि कार्बोनिल कह रही हूँ, साइनाइड पर चार्ज -1 होता है, तो -1 × 6 कर दिया = -3 हो गया। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +3। सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितनी होती है, आर्गन 3d7 4s2। फिर लिखो कोबाल्ट +3 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, 2 अपने S में से निकाल दो, 1 D में से निकाल दो, तो कितना बचेगा, बचेगा बेटा कितना, 3d6। कितना बचेगा बेटा, 3d6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल चुकी है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आयन की है वो निकल चुकी है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर बेटा तुम्हें खींचनी है एक लाइन इस तरीके से, और तुम्हें बनाने हैं डी के डब्बे। क्या बनाने हैं बेटा, डी के डब्बे। तो अब क्या करेंगे आप लिखेंगे इस तरीके से, ये डी का डब्बा है बेटा, ये 4s का डब्बा है, और ये 4p का डब्बा है ना। सिमिलरली ये क्या है बेटा, 3d का डब्बा है, ये 4s का डब्बा है, ये 4p का डब्बा है। अब ध्यान से सुनना है बेटा, मैम की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। पहले मैं बना दे रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, मेरे साथ साथ बनाओ बेटा, बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाओ। तो ये जो ऑर्बिटल है बेटा, इसका नाम क्या लिखूंगी मैं, ये होगा 3d, ये होगा बेटा 4s, और ये बेटा आपके पास क्या होगा 4p। ये क्या होगा बेटा 3d,
ये क्या होगा 4s और ये क्या होगा 4p, है ना। अब सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट की जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो डी में तुमने कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले थे? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और फिर बेटा कितना 7, 3d 7 था, 4s2 था, है ना। अब तुम क्या करोगे? अब तुम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से क्या लिखोगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। कोबाल्ट +3 के हिसाब से तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, तो 2 तो बेटा यहाँ से निकल गए, 1 यहाँ से निकालो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास ये बच जाएगी। इसको निकालने के बाद ये मत निकाल देना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो मैं शायद ना भी बनाती। ये सिखाना है मुझे। पहले अगर कोई पेयर्ड है तो उसको अनपेयर्ड करना है, उसको बाहर मत निकाल देना। हुंस बाबा ऊपर बैठे हुए रोने लग जाएंगे, ध्यान रहे, ठीक है। चलो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बिल्कुल निकल गए मैम। अब अगली चीज आपको मैं जो सिखा रही हूं आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अब देखो बेटा, यहां पे जो लीगेंड प्रेजेंट है, यहां पर जो लीगेंड प्रेजेंट है, अब तुम्हें उसके बारे में ध्यान से सुनना है। अब मैं तुम्हें एक चीज लिखवाना चाहती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे ना जो आपके पास अब तक आपने लीगेंड्स पढ़े हैं ना, तो लीगेंड्स के बारे में भी अब एक छोटी सी बात सुनो। कुछ लीगेंड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लीगेंड्स हमारे पास वीक होते हैं। अभी सिर्फ सुनना है। ये बात जो मैं बोल रही हूँ ना, ये चैप्टर में बहुत आगे जाके आती है, बहुत आगे, अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद आएगी ये चीज़, है ना। अभी लेकिन मुझे इस रिस्पेक्टिव टर्म की ज़रूरत है, और आप जब सवालों को सॉल्व करोगे तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैम आपको बोल रही हैं कि लीगेंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। किस बेसिस पर स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड किया जाता है, दैट आई विल डिस्कस लेटर इन वेरी डीप मैनर। आपको पता है मैम आपको सब कुछ डीप में समझाती है, बट अभी मैम आपको कुछ चीज़ें याद करने को बोल रही है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगली क्लास में आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जो लीगेंड्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुन लो। लीगेंड्स जो होते हैं ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और लीगेंड्स जो हो सकते हैं बेटा वो वीक हो सकते हैं। किस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है वो अभी मैं बात नहीं करूंगी, है ना। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मैम ने अगर किसी लीगेंड को स्ट्रॉन्ग बोल दिया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। ये बात दिमाग में से निकलनी नहीं चाहिए, पहले बता रही हूँ बेटा। और यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग है वो ना हो पाएगी। पेयरिंग पे मैंने क्रॉस रख दिया। मुझे बस तुमसे इतना चाहिए, ये लिख लो बेटा। और अब मैं इसका यूज कर रही हूँ, वो तुम देखो, है ना। अब मैं इसका यूज कर रही हूँ, मैंने लीगेंड के सामने लिख दिया है, ऐलान कर दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो। इस बात का ये मतलब है बेटा, पहला सवाल है इसलिए हर चीज़ को बहुत डीप में समझा रही हूँ। इस बात का ये मतलब है बेटा कि अब जो तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना 3D में, इन सब की पेयरिंग कर दो। इन सब की क्या कर दो बेटा? इन सब की तुम कर दो पेयरिंग, है ना। तो पेयरिंग होगी तो बेटा 1 2, है ना, 3 4 5 6, है ना। तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे, 6 के 6 मैंने भर दिए एक डब्बे के अंदर, और उसको डब्बे को फिर कर दिया पेयरिंग। हो गई पेयरिंग। अब हमारे लीगेंड जी आते हैं। अब हमारे लीगेंड जी आ गए हैं, घर पे बजी है बेल, अब लीगेंड जी आए हैं। अब लीगेंड जी को बैठने के लिए जगह चाहिए, है ना। कितने लीगेंड आए हैं जरा देखना? 6 लीगेंड आए हैं यार, 6 लीगेंड आए हैं, और एक लीगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एक लीगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो मुझे कितने डब्बे चाहिए? अगर एक लीगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो तुम्हारे पास 6 लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे? 12 करेंगे। समझे ना क्या कह रही हूं मैं क्या कह रही हूं? मैं ये कह रही हूं कि ये साइनाइड है ना, ये साइनाइड है ना। ये आ रहा है किसके पास? मेटल के पास। कहाँ से बॉन्डिंग करेगा? ये कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा।
तो अगर एक लीगेंड तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लाता है, तो अगर तुम्हारे पास 6 लीगेंड आएंगे तो तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेकर आएंगे? वो लेकर आएंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि कितने? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये बीच में मैंने बात इसलिए बताई है क्योंकि इस पर से सवाल आया है ना, इस पर से सवाल आया बेटा, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आपका साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आता है मेटल के पास? तो 12 इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। तुम बोलोगे मैम 12 इलेक्ट्रॉन कैसे? तो बेटा अगर एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर ला रहा है तो 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लाएंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का? ये मतलब होता है कि दो भाई भाई हैं जो एक साथ आएंगे। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आपका लीगेंड जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लीगेंड जी आए थे घर में, उनको चाहिए थे 6 डब्बे खाली और मिल गए हैं उनको 6 डब्बे खाली। अब सब खुश। जब ये लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर देगा, उसके बाद ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन कौन? D2S और P3 मिलकर आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और उस हाइब्रिडाइज जो आपकी स्टेट होगी उसका नाम होगा D2sp3। ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा इस तरीके से आती है। ठीक है, इस तरीके से आती है। अब मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाएगी तो हम इसे लिखेंगे D2sp3। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर D2sp3 होता है तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? हम इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा। इसे हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पर अंदर के 2 डी इन्वॉल्व्ड हैं। अभी आप आगे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जहाँ पर बाहर के डी इन्वॉल्व होंगे तो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अभी अंदर के इन्वॉल्व्ड है तो अंदर वालों के हिसाब से हम इनर बोल रहे हैं। ठीक है, अब बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? देखो जरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 इधर 2 इधर इधर, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो n क्या है? 0। यानी कि ये सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? ये सब्सटेंस आपका कहलाएगा बेटा डायामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा बेटा? ये सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक कहलाएगा। ध्यान रहे, क्या कहलाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक। अब क्या होता है बेटा? अगली चीज जो हम अगले रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में समझेंगे, सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए। लिखो बेटा, लिखो ध्यान से। तो आपने अब मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, COF6 नेगेटिव। क्या बेटा? COF6 नेगेटिव। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या होगा आपके पास? फिर से बेटा वही चीज, सबसे पहले निकाली ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x + 6 × -1 = -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +3। फिर क्या करना है? कोबाल्ट की लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। और फिर कोबाल्ट +3 के कितनी होगी? आर्गन कितनी बेटा? 3d6। आर्गन कितना बेटा? 3d6। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि यहां पर जो ये लीगेंड होता है F नेगेटिव, ये लीगेंड बेटा वीक होता है। ये मैम आपको बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में 1 या 2 क्लास बाद आप शायद खुद ही मुझे बता देंगे कि कौन सा लीगेंड वीक है, कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ आगे आपके पास आएगी। अभी जैसे मैम आपसे कह रही है आपको बिल्कुल वैसे चलना है। ठीक है, लीगेंड वीक है तो तुमने अभी सीखा है मैम से कि इस केस में फिर जो पेयरिंग है उसको क्रॉस कर देना है। जो पेयरिंग है बेटा उसको क्या कर देना है? क्रॉस। ठीक है, ओके मैम।
फिर हम बनाएंगे डब्बे, फिर हम बनाएंगे बेटा डब्बे इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। देखो बेटा, ये कौन सा डब्बा है? 3D का है। ये कौन सा है? 4S का है। और ये कौन सा है बेटा? 4P का है। 3D, 4S एंड 4P। अब क्या होता है कि आपके पास, अब देखो बेटा, जब मैंने आपके पास पिछला क्वेश्चन कराया था ना, जब मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था तो मैं आपको पहले कोबाल्ट का लिख रही थी, फिर कोबाल्ट +3 का लिख रही थी। अब आप डायरेक्टली कोबाल्ट +3 पर चलिए, क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो आपको न्यूट्रल एटम को लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, आप बेटा इसी के हिसाब से ही चलेंगे। तो हमने लिखे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा? 6 थे। 1 2 3 4 5 6। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और एक 3D में से निकल गया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 3D 6 बचा। अब अगर बेटा तुम्हारा लिगेंड वीक है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बेटा नहीं करवा पाएगा, है ना। लेकिन अब लिगेंड जी तो आएंगे, लिगेंड तो आएंगे ना बेटा, कॉम्प्लेक्स तो बनाना ही है। और कितने लिगेंड्स आएंगे तुम्हारे पास? आएंगे बेटा कितने? वो तो 6 ही आएंगे। देखो क्वेश्चन में कितने लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? कितने लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं बेटा आते हुए? तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 6 फ्लोराइड आते हुए, है ना। तो 3D 4S 4P। और उसके बाद आपके पास एक और ऑर्बिटल होता है बेटा, उसके बाद आपके पास एक और ऑर्बिटल होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? 4D। चलो, नहीं आना, नई पेयरिंग करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिगेंड तो आएगा बेटा और उसको तो खाली डब्बे चाहिए अगर बॉन्डिंग करनी है तो क्या परेशानी है? डब्बों की कमी थोड़ी है हमारे पास, हमें कोई कमी नहीं है। जितने लिगेंड भेजने भेजो। कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं। 6 तुम्हें डब्बे खाली चाहिए। उसके बाद ये सभी के सभी आपस में मिलके क्या करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगी दैट विल बी sp3d2, sp3d2, है ना। अब देखो बेटा, बाहर का D इन्वॉल्व हुआ है ना, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम रखा जाएगा बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रहे ये चीज, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर? बिल्कुल है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा यहाँ पर? आपके पास है 4। तो यहाँ पर बेटा आपका जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा पैरामैग्नेटिक। सब्सटेंस क्या रहेगा बेटा? पैरामैग्नेटिक रहेगी। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो 4 × 4 + 2 कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा 4.90 के अराउंड आपका पैरामैग्नेटिज्म। अब आपसे बेटा सवाल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है? आपसे कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, आपसे कॉम्प्लेक्स में पूछा जाता है कि वो ऑक्टाहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रल है, वो क्या है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है, क्या वो डायामैग्नेटिक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, सभी की सभी चीज़ें। लिखो बेटा। नाउ बेटा अगले सवाल पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से इस सवाल पे आऊंगी। कौन कौन से सवाल बेटा आपने यहाँ पर डिस्कस करे हैं? कोबाल्ट CN6 3 नेगेटिव लिखा था, है ना बेटा। कोबाल्ट ऑक्सलेट 3 नेगेटिव। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स थे बेटा यहाँ पर? कोबाल्ट CN6 3 नेगेटिव, है ना बेटा। कोबाल्ट ऑक्सलेट 3 नेगेटिव, और एक और था बेटा आपका, एक आपका था ये कोबाल्ट NH3
6 3 पॉजिटिव, है ना। तो बेटा ध्यान रहे ये सभी के सभी जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है ना, इन सभी के अंदर बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, पहले हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखूंगी, इन सभी में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 आएगी, सभी में कोबाल्ट +3 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट +3 के हिसाब से लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी बेटा, आर्गन है ना 18, दैट इज 3d6। ये आपके पास क्या रहेगी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आप क्या लिखेंगे बेटा, इन सभी में बेटा आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी D2sp3। इन सभी के अंदर बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इन सभी के अंदर बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है ना। और इन सभी के अंदर जो आपका बिहेवियर होता है मैग्नेटिज्म के लिए वो डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं। साइनाइड है बेटा, OX यहाँ पर जो होता है वो एब्रीविएशन है, वो यूज किया जाता है किसके लिए, ऑक्सलेट के लिए। ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर आपके पास कैसा रहता है, ऐसा रहता है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट। मैंने आपको क्लास में बहुत बार समझाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट, है ना। यहाँ पर बेटा ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना। ये भी आपका क्या रहता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये भी आपका क्या रहता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रहता है। ये तीनों आपके पास क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग नेचर का होने पर मैं आपसे आगे दोबारा बात करूंगी। अभी मैंने इन सबको स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो आपको इस प्रेजेंट केस में इन सबको स्ट्रॉन्ग ही मानना है और सभी का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ध्यान रहे। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोबाल्ट NH3 6+2। अब यहाँ क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना आएगा बेटा, x + 6 × 0 = +2, यानी कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, +2 आ गई है। कोबाल्ट +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा आर्गन 3d7। कितनी होती है बेटा, आर्गन 3d7। अब एक बात का ध्यान रहे, अगर कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स हमेशा इनर ऑर्बिटल बनता है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल। लेकिन अगर कोबाल्ट +2 अमोनिया के साथ बनाता है तो वो हमेशा आपका क्या बनता है बेटा, वो हमेशा आपका क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल। ये एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। इसका रीज़न क्या है, जब आपको लीगेंड्स के बारे में समझाएंगे तब आपको पता चलेगा। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है, अभी आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि पता है वहाँ पर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना था कोबाल्ट NH3 6+3, यानी कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया के साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यहाँ लिखा है तुमने। लेकिन अगर तुमसे मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें कोबाल्ट +2 है अमोनिया के साथ, तो वो आउटर ऑर्बिटल है। ये बात आपको नहीं भूलनी है, चैप्टर में आगे जाके इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, बट अभी आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अब सवाल शुरू करते हैं। अब बेटा सवाल शुरू करते हैं, क्या हमारा सवाल है, चलिए। नाउ लेट्स मेक द बॉक्सेस। 3d7 है बेटा आपके पास, ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया, है ना। देन अगेन वी हैव 3d 4s 4p एंड 4d, करेक्ट बेटा। अब पहले बॉक्सेस बनाइए, 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस बेटा। जब बेटा आप कोबाल्ट +2 के हिसाब से बात करोगे तो आपने सिंपल आपके 4s के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया होगा, है ना। 3d 4s 4p, तो आपके 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा बाहर निकल गए होंगे, है ना। कोबाल्ट 3d7 ही आपके पास बचा होगा।
ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा, फिर से 3D है, दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज बेटा 4d। अब आपके पास जो है, मैंने पहले ही बोल दिया कि कोबाल्ट +2 अगर अमोनिया के साथ होता है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इस बात का मतलब है कि इस केस में अमोनिया, इस केस में बेटा अमोनिया पेयरिंग नहीं करा पाएगा। मैं जो बातें बोल रही हूँ बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रहे, इस केस में आपका अमोनिया पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही रहेंगे बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही रहेंगे। लिगेंड जी आएंगे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लाएंगे वो, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने की जगह चाहिए जो आपको मिल चुकी है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा निकल के जो आ जाएगी दैट इज अगेन क्या, sp3d2। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। करेक्ट, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेटा बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, है ना, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले एक बार लिख लेते हैं। ये बेटा पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 रहेंगे, यानी कि √3 × 3 + 2, तो कितना बेटा √15, यानी कि 3.87 BM बोहर मैग्नेटम विल बी द आंसर। अब बहुत से बच्चे कोबाल्ट अमोनिया के साथ देखकर सीधा कभी D2sp3 कर देते हैं, कभी sp3d2 कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की तो कुछ और होगा, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आंसर कुछ और होगा। ये बात किसी बच्चे के दिमाग से ना निकल जाए। मैं यहाँ पर 3 स्टार लगा रही हूँ, भूल गए तो नंबर कट जाएगा, बस अब बता दिया है मैंने, ठीक है। ओके मैम, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, भूल मत जाना, है ना। चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा अगला कॉम्प्लेक्स। चलो बेटा अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आता है आपके पास वेनेडियम के लिए। किसके लिए आता है बेटा, वेनेडियम के लिए। तो वेनेडियम के लिए हमने सबसे पहले लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितनी होती है बेटा, आर्गन 3d3 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, +3 आएगी। कैसे, x + 6 × 0 = +3। तो ये बेटा आ जाएगी आपके पास आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके हिसाब से वेनेडियम +3 आपके पास हो जाएगा आर्गन 3d3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने लिखा 3d के लिए, फिर बेटा 4s के लिए, फिर 4p के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4s2, 3d3 4s2 ही लिखोगे बेटा। उसके बाद ये किसके लिए था, ये वेनेडियम के लिए था, फिर आप वेनेडियम +3 के लिए लिखो। कितना, 1 2 3, वो तो बेटा निकल गया बाहर 4s से, क्योंकि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी बेटा, इवन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, तो आपके पास तो इवन यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इतना हो जाएगा बेटा। तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब आपके लीगेंड जी आएंगे और उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जगह। अब तुम क्या गलती कर सकते हो, अब तुम्हारे पास 6 लीगेंड आएंगे तो तुम उसको यहीं से भरना स्टार्ट कर दोगे, है ना, तुम उसको यहीं से भरना स्टार्ट कर दोगे, है ना। एक बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, और आने की कोई वो नहीं है, बच्चे का दिमाग है, कुछ भी आ सकता है, दिमाग है भाई, तो ऐसा आना गलत भी नहीं है ना, सोच तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप ऑक्टाहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखते हैं, तो बेटा या तो वो D2sp3 होती है या वो sp3d2 होती है, उसके अलावा और कुछ होती ही नहीं है। उसके अलावा बेटा और कुछ भी नहीं हो सकती वो। तो आपके पास अगर D के डब्बे खाली हैं तो बढ़िया तरीके से D2sp3 बना दो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता बेटा, या तो sp3d2 होता है या D2sp3 होता है। किस केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, है ना बेटा। किस केस में, आपका
ऑक्टाहेड्रल के केस में। ये बात आपके दिमाग में से ना निकल जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपके पास निकल के आएगी, दैट विल बी द D2sp3 और ये होगा बेटा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ध्यान रहे हर बच्चे को, इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। ये बेटा एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक टाइप का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये बेटा एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें n की वैल्यू 2 है। आप लिखेंगे यहाँ पर √2 × 2 + 2 यानी कि कितना बेटा, √8 आपके पास आ जाएगा। √8 का मतलब कितना बेटा, 2.84 BM, बोहर मैग्नेटन। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ये सब की सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। लीगेंड यहाँ पर वीक है स्ट्रॉन्ग है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पेयरिंग, जब आपको पता है कि आपके हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऑलरेडी अभी एक डब्बा खाली है, तो आपको पेयरिंग करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको दिखाई देना कि आपके पास इतने सारे डब्बे खाली हैं, ये भी एक डब्बा खाली है, तो पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस केस में। ठीक है, क्योंकि लीगेंड आसानी से आ सकता है ना। जब लीगेंड आ रहा था और हम पेयरिंग कर पा रहे थे तो हम कर रहे थे। अब हम कर पा कहाँ पर रहे थे, कौन सी सिचुएशन में कर पा रहे थे, जब हमारा लीगेंड स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पर इस लीगेंड जब ये आ रहे हैं तो ये लीगेंड से जो आपके आ रहे हैं, इनका स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डब्बे बहुत ज़्यादा खाली हैं, है ना बेटा। जैसे घर पे कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान आ रहा है, तो आप भागे भागे जो है सीटें खाली कराओगे, सबको उधर बिठाओगे, भाई तू भी इधर ही बैठ जाए, है ना, जगह खाली चाहिए, है ना, क्योंकि लीगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो भाई जगह खाली करो। वीक लीगेंड आ रहा होता है तो भाई बैठे रहो, जहाँ बैठना है जगह होगी बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे, जो करना है करेंगे, बैठो आराम से। तो फिर पेयरिंग वो नहीं करवाते, कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं होती वीक लीगेंड आता है तो। बट अगर जगह ही बहुत सारी खाली है तो आप सोचोगे घर तो बहुत खाली है, अब स्ट्रॉन्ग आ रहा है वीक आ रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी जगह खाली है ना। तो बहुत सारी जगह आपके पास खाली है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पेयरिंग वेयरिंग करवाने के बारे में फिर नहीं सोचेंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। देन ये सब बेटा आपके जो केसेस थे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केसेस थे। अब आप मूव करेंगे बेटा कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। अब आप कहाँ पे मूव करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। तो ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकती है, sp2d भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। किस केस में क्या क्या होगा आपको पता है। अगर sp3 होगी तो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इन दोनों केसेस में बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन दोनों केसेस में क्या बनेगा बेटा आपका कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर। तो ये बातें आपको ध्यान रहे। ठीक है, मैं हट गई हूँ, आप लिख सकते हैं। आता है बेटा NiCO4, है ना। NiCO4 मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये जो आपका लीगेंड है, ये जो बेटा आपका लीगेंड होता है CO, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये लीगेंड आपके पास क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले लिखो तुम क्या, तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X+4 × 0, है ना। आपको पता है बेटा कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता है, इज इक्वल टू इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो X की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, और निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा आर्गन 3d8 4s2, है ना। अब भरना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपका 3d है, ये आपका 4s है, ये बेटा आपका क्या है 4p है। तो 3d8 भरो, 4s2 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4s2। 3d8 भर दिया बेटा, 4s2 भर दिया। अब क्या है, अब कोई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो तो बेटा उतनी ही है ना। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जितना है उतना ही रहेगा। पेयरिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि लीगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करानी पड़ेगी, पेयरिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि बेटा लीगेंड मैंने पहले ही स्ट्रॉन्ग लिख दिया है। तो पेयरिंग कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी उधर भाग जाएगा, तो पेयरिंग हो गई। अब आएंगे लीगेंड जी। अब क्या आएंगे बेटा, लीगेंड जी आएंगे, है ना। लीगेंड जी बड़े स्ट्रॉन्ग है तो भागा दौड़ तो मच जाएगी ना,
जगह तो चाहिए, पेयरिंग तो करानी पड़ेगी, तो कराओ भाई पेयरिंग। करा दी। कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4, तो बस 4 डब्बे खाली चाहिए। लिगेंड अगर 4 आ रहे हैं तो डब्बे मुझे बस 4 ही खाली चाहिए। मुझे सिर्फ बेटा 4 ही डब्बे खाली चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से बेटा मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दे रही है वो है sp3, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास क्या है? टेट्राहेड्रल है। और जो आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स है वो एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बेटा n की वैल्यू 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा ये चीज हर बच्चे को लिखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NiCO4 बहुत पूछा जाता है, लिखेंगे बेटा। अब मैं चल रही हूं अगले सवाल की तरफ। NiCl4 2 नेगेटिव, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितनी बेटा? +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ चुकी है। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा आर्गन 3d8 4s2, है ना। और जब आप लिखेंगे निकल +2 के लिए तो आपके पास आ जाएगा आर्गन 3d8। क्या आ जाएगा बेटा? आर्गन 3d8, है ना। अब भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज 3d, दिस इज योर 4s, दिस इज बेटा योर 4p, 3d 4s एंड 4p। अब आपको मैं पहले ही बता देती हूँ बेटा कि ये जो आपका लीगेंड है ना, ये क्या है बेटा? वीक है। मैंने पहले ही बता दिया लीगेंड वीक है, आने वाला जो बंदा है उसके बस की कोई बात नहीं है, कोई पेयरिंग वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां जो बैठा है आराम से बैठो, है ना। तो ये बेटा किसकी? निकल का लिखा आपने कितना? 3d8, है ना, 4s2। यहां हमने किसका लिखा? निकल +2 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 को निकाल दिया 4s2 में से। पेयरिंग तो बेटा कुछ होगी नहीं, लीगेंड को आना है तो आए, हम तो कोई पेयरिंग करेंगे नहीं, है ना। तो बेटा इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन फिर आएगी एज अ रिजल्ट, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी बेटा एज अ रिजल्ट जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी बेटा sp3, है ना। कितनी आएगी बेटा? sp3 आएगी। अब और क्या क्या बातें, अब और क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे? सब चीजें लिखेंगे बेटा, सब चीजें लिखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो कितनी है बेटा? कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वो आपके पास क्या है? टेट्राहेड्रल है। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो है बेटा पैरामैग्नेटिक। एक बात याद रहे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको लिखवाया भी ऑक्टाहेड्रल के लिए है, किसी और के लिए नहीं लिखवाया, तो आप खुद से कुछ भी एज्यूम बेटा नहीं करेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक। और बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2 × 2 + 2, 2 2 4, 4 2 8 bm। √8 bm विल बी द आंसर। लिखेंगे बेटा, सभी बच्चे लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, that is बेटा NiCN4 2 नेगेटिव। अब ये बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो x प्लस 4 × -1 इज इक्वल टू -2 बेटा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? +2। सबसे पहला काम हमेशा हमारा क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। देन वी हैव
निकल बेटा, निकल आपके पास क्या होता है, आर्गन 3d8 4s2, निकल +2 हो जाएगा बेटा आर्गन 3d8, दिस विल बी बेटा आर्गन 3d8। तो अब लिखना शुरू करते हैं। दिस इज योर 3d ऑर्बिटल, दिस इज योर 4s and this is your 4p, 3d 4s and 4p। तो सबसे पहले बेटा 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल चुके हैं। और साइनाइड जो लिगेंड होता है बेटा, जो साइनाइड लिगेंड होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूं बेटा कि वो आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो पेयरिंग करा पाएगा। अब तो आपको डर के करनी ही पड़ेगी, है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 ही रहेंगे। अब लिगेंड जी आएंगे तो उनको कितना डब्बा चाहिए, 4 डब्बा चाहिए। लो भाई मिल गया 4 डब्बा। तो बेटा इस केस में जो आपके पास, इस केस में जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा वो होगी DsP2, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा बेटा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। जो कॉम्प्लेक्स बेटा आपके पास होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पास रहेगा ये रहेगा डायामैग्नेटिक। क्या रहेगा बेटा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं। ये इसमें से कुछ भी आपसे इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा जा सकता है, कुछ भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रहे। लिखेंगे बेटा, यहाँ तक आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आपको अब बहुत ही अच्छे से तरीका समझ में आ चुका है कि आपको किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, लिगेंड कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, कब पेयरिंग है, कब पेयरिंग नहीं है, क्या चीज़ें आपको करनी है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से आता है ना बेटा। आपको सभी कुछ बहुत ही अच्छे से आता है। बस एक क्वेश्चन और रह गया है, वो और करना है बेटा। बस एक ही क्वेश्चन है जो रह गया है, दैट इज कॉपर। इन्हीं से ही आएगा बेटा, इन्हीं जो मैंने आपको कराया है ना उन्हीं से ही सवाल पूछे जाते हैं, और कहीं से आते नहीं है सवाल। और आएगा भी तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी आने वाली है। लिगेंड कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो चैप्टर में चल के आगे वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वैसे भी नहीं आएगी। बट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो मैम ने कराया है 99% सवाल उसी में से आएंगे, बट 1% रहता है हमेशा, है ना। कॉपर NH3 4+2, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट X + 4 × 0 कितना बेटा इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा +2 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉपर कितना होता है बेटा, आर्गन होता है 3d10 होता है, 4s 1 होता है। यहाँ तो बेटा ये आपसे कॉपर +2 कह रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्गन 3d9। क्या हो जाएगा बेटा, आर्गन 3d9 हो जाएगा। चलो अब ज़रा थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके से बेटा बॉक्सेस बनाएंगे हम। देखो बेटा
सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा, वो किसके हिसाब से लिखनी है? कॉपर +2 के हिसाब से लिखनी है। तो क्या लिखेंगे बेटा आप? 3D में आपके पास कितना है? 3D 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटा 4s है, ये एम्प्टी है। ये 4p भी बेटा आपके पास क्या है? एम्प्टी है। अब अगर आपको कुछ नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में, मैं पहले इस क्वेश्चन के साथ एक 2 स्टार लगा देती हूँ। जब भी बेटा मैम किसी भी चीज़ के साथ 2 स्टार लगाती है तो हमेशा ध्यान रखना वो चीज़ एक्सेप्शन में चली जाती है। वो चीज़ किस में चली जाती है? एक्सेप्शन में। अब अगर एक बच्चे को कुछ नहीं पता है इसके एक्सेप्शन के बारे में, तो वो हाइब्रिडाइजेशन बड़े प्यार से sp3 टिक कराएगा, और ऐसा ऑप्शन भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रहे आपको इस तरीके से टिक नहीं करना है, ये आपका तरीका नहीं रहेगा बेटा, है ना। होता क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ही रहते हैं, है ना। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके आगे चला जाता है ना। एक्साइट होके बेटा ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, और आपके लिगेंड्स जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए आते हैं तो कुछ ऐसा आपके पास सिनेरियो रहता है। ऐसा आपके पास क्या रहता है बेटा? सिनेरियो रहता है, यानी कि ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया? d, एक s और 2p। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटा, और कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर बन गया। तो बेटा जितने भी बच्चे इसको एक्साइट किए बिगर sp3 आंसर टिक करके आते हैं, वो आंसर गलत होता है। आप सोचेंगे बेटा बिल्कुल sp3 ही, बट मैंने पहले यहाँ पर 2 स्टार लगा दिए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो ध्यान रहे, ये बात ध्यान रहे, ये आगे यहाँ जाके क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है। ये बेटा इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 है, जिसकी वजह से 1.73 बोहर मैग्नेटन इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। ध्यान रहे यहां तक बेटा। अब आपके सारे क्वेश्चंस डन हो चुके हैं, देखेंगे इसे अच्छे से। अब बेटा वी विल डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जहाँ से सवाल आपके पास ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि 1-2 पॉइंट्स का बस ध्यान रख लेना, बाकी यहाँ से सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा? डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा। ये जो आपके पास बेटा जो आपकी थ्योरी होती है, वो आपको मैग्नेटिक डाटा हर एक कॉम्प्लेक्स का सही नहीं बताती है ना। ये क्वांटिटेटिव करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा कॉम्प्लेक्स का नहीं दे पाती। नेक्स्ट आता है बेटा ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट थ्योरी समझाएगी कि कॉम्प्लेक्स में कलर्स क्यों होते हैं, पूरा डिटेल में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये बेटा कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज के बारे में नहीं बताता। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, काइनेटिकली स्टेबल, यानी कि काइनेटिक्स उनकी बहुत फास्ट है, उनकी स्पीड बहुत फास्ट है बनने की। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, धीरे धीरे बनते हैं, बट जो बनते हैं वो एकदम स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जल्दी से क्यों बन जाते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेबिलिटी, बस जल्दी से बन जाना है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो धीरे धीरे बनते हैं बट दे आर वेरी वेरी स्टेबल। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये भी हमें आगे जाके पता चलता है, आगे की थ्योरीज में। ऐसा ये नहीं बता पाता कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस में क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होने पर किसी किसी में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, तो किसी किसी में बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और जाहिर सी बात है ये आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बताता, वो तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने सिखा दिया है। वरना यहाँ पर बेटा जब आपके रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट कर रहे होंगे तो उनको तो बड़ी परेशानी आई होगी हर चीज़ को बताने के लिए। तो आपके लिए जो आपको याद रखना है बेटा वो 1, 2 और 3, बस यही 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के पॉइंट्स इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और द लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बेटा आते हैं कुछ सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, इनमें से कौन सा बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है? तो बेटा आपको याद है एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या थे? जहां पर आपके पास क्या होता है, 2 डोनर साइट्स होती हैं। जहां आपके पास क्या था बेटा, आपके पास प्रेजेंट थी 2 डोनर साइट थी, बट स्टिल आपका लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है, क्योंकि डोनेशन एक ही तरफ से होती है, एक ही साइड से होती है, दोनों साइड से एक साथ एक समय पर डोनेशन नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास साइनाइड होता है बेटा, है ना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है ना। इसमें क्या रहता है बेटा, आप जो है डोनेशन कार्बन से भी कर सकते हो, नाइट्रोजन से भी कर सकते हो बेटा, है ना। यहाँ पर आप डोनेशन कर रहे थे, ऐसा आपका स्ट्रक्चर था, ये बेटा आपका स्ट्रक्चर था, तो आप डोनेशन यहाँ से भी करते हो, ऑक्सीजन से भी करते हो। यहाँ आए थे बेटा आप S-, है ना, तो आप डोनेशन नाइट्रोजन से भी करते हो बेटा, सल्फर से भी करते हो। ये हम चीज़ें क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 डोनर साइड से, बट एक बारी में डोनेशन एक ही साइड से होगा। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आज ही आपने ये क्वेश्चन करा है, हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाली है, sp3 आपका आंसर था। NiCO4 बेटा आज ही किया है आपने ये कॉम्प्लेक्स, NiCO4 हाइब्रिडाइजेशन इज कमिंग आउट टू बी sp3। आप ऑलरेडी सॉल्व पूरा का पूरा कर चुके हैं, है ना बेटा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 इन द केस ऑफ NiCO4। यहाँ पर बस ध्यान रखना CO आपका स्ट्रॉन्ग होता है लीगेंड, CO बेटा स्ट्रॉन्ग होता है लीगेंड, बस यही आपको बात है जो ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ऐसा इसमें नहीं है सवाल में। आपको पूरा इसका आंसर देखना है तो आप पीछे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किस किस केस में आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी बेटा, किस किस केस में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 आएगी। किस किस केस में बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 आएगी, तो जरा देख लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहला ऑप्शन है बेटा आयरन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट x+6 इंटू बेटा -1 इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू कितनी है, +2 है ना। तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, +2 के हिसाब से आ जाएगी बेटा आर्गन 3d6, ये आ जाएगी। और जो आपके पास लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, जब मैं S लिख रही हूँ तो उसका मतलब है कि वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, डब्बा बना के देख लो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स को भर दो और पेयरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो तुम बड़े ही प्यार से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स में बना लोगे, है ना। मैंने 3D के डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके आपको बता दिया है ना। ये 3D होगा बेटा, ये 4s होगा, और ये आपके पास क्या होगा, आपका 4p। अब आप बड़े प्यार से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो होगा बेटा। अब यहाँ पर देखते हैं, जरा इधर देखते हैं, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से x+6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +3 आ जाएगी, यानी कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। क्रोमियम की +3 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा, क्रोमियम आपके पास होता है 3d5 4s1, तो एक आपका 4s में से निकलेगा, 2 आपके किस में से निकलेंगे, 3d में से निकलेंगे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी बेटा दैट विल बी आर्गन 3d3, ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब आप अपना देखो, डब्बे में डाल के देखो, ये अपना 3D का डब्बा हो गया, 1 2 3 4 5, ये अपना 4s का डब्बा हो गया, ये अपना 4p का डब्बा हो गया बेटा, दिस इज 3D, दिस इज 4s एंड दिस इज बेटा 4p। अब आप इसको बॉक्स में लिख लो, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसका, कितना है बेटा, 3 है, तो 1 2 3। यहाँ पर भी बड़े प्यार से लीगेंड आके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये भी बड़े ही आराम से बना सकता है। अब आते हैं बेटा अगले पे, अगला आपके पास आता है ये वाला क्वेश्चन। तो मैंगनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन x+6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3,
x की वैल्यू कितनी बेटा +3, तो मैंगनीज +3 आपके पास हो जाएगा आर्गन 3d4। कितना हो जाएगा बेटा आर्गन 3d4। वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज 3d, दिस इज 4s। अब यहां देखो बेटा, यहां क्या होगा, ये 3d है, ये बेटा 4s है, और ये आपका क्या है 4p है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं मैंगनीज +3 के लिए? 1 2 3 4। बट क्योंकि बेटा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी 3d4, है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर आप पेयरिंग बस एक ही करेंगे, क्योंकि आपको जितने डब्बे खाली चाहिए उतने आपको मिल गए, तो पेयरिंग बस एक ही करिए। ज़्यादा पेयरिंग करने की क्या ज़रूरत है, आपका कॉम्प्लेक्स तो तब भी बन ही जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज, है ना। उतनी ही पेयरिंग करनी होती है कि बस बैठ जाए, यूं नहीं कि बिना मतलब हम पेयरिंग करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। डब्बा मिल गया ना खाली, लिगेंड को कितना चाहिए, 6 डब्बा खाली चाहिए, 1 2 6 6 सब में है, तो यहाँ तुम दोबारा से एक और पेयरिंग क्यों करा रहे हो, है ना। हुंस रूल, हुंस की भी तो थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसको कोई भी डब्बा खाली पसंद नहीं है। अगर ट्राई कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हो तो रखो। लिगेंड को 6 डब्बे चाहिए, मिल गए बेटा 6 डब्बे, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए तुम यहाँ पर अपने n का भी ध्यान रखना। यहाँ पर n कितना रहेगा बेटा 0 रहेगा, यहाँ पर n कितना रहेगा बेटा 3 रहेगा, और यहाँ पर n कितना रहेगा बेटा 2 रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखो बेटा, तो सभी के सभी आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, सभी के सभी होंगे बेटा, ठीक है। चलिए, अब इनमें से कौन है बेटा जो पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर बेटा निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, जिसके हिसाब से वो होता है 3d8 4s2, है ना। और जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जब आप बेटा इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो डी के सारे ही डब्बे पूरे भर जाते हैं। डी के बेटा सारे के सारे डब्बे पूरे के पूरे भर जाते हैं, है ना। दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। तो पूरा का पूरा 3d इज कंप्लीटली फिल्ड। तो बेटा ये तो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो हम लगा देते हैं बड़ा बड़ा क्रॉस, है ना। अब कौन है NiCN42 नेगेटिव, यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, तो निकल हो जाते हैं 3d8, है ना। आर्गन साथ में चल ही रहा है, आर्गन साथ में सभी के ही चल ही रहा है ना। आर्गन 3d8 4s2। तो बेटा यहाँ पर भी आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, लीगेंड बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी आपको पता ही है बेटा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, हो जाएगी ना पेयरिंग। दिस इज 3d, दिस इज बेटा 4s एंड दिस इज 4p। देखो जरा ध्यान से, 3d 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 4 लिगेंड चाहिए तो तुम्हें आराम से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। बट बेटा कॉम्प्लेक्स में कोई पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, क्रॉस। अब यहाँ देखो बेटा, इधर ये कॉम्प्लेक्स जो है ये होगा आपका FeCN6 4 नेगेटिव, यानी कि x कितना है +2 है, यानी कि आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आर्गन 3d6, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लीगेंड बेटा आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर भी आपके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, यहाँ पर भी बेटा आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। ये 3d है, ये 4s है, और ये क्या है बेटा 4p है, 3d 4s एंड 4p। सो 1 2 3 4 5 6 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये भी क्या है बेटा, डायामैग्नेटिक है। अब ये देख लीजिए FeF6 3 नेगेटिव, तो यहाँ क्या बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी
+2, आयरन +2, है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, आर्गन 3d6। बट बेटा फ्लोराइड आपके पास लीगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो होता है वीक। क्या होता है बेटा, लीगेंड आपके पास ये होता है वीक। ये आपका क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म बड़े प्यार से शो करेगा, है ना बेटा। मेरे साथ साथ कर रहे हो ना, बिल्कुल साथ साथ में करो बेटा, बिल्कुल साथ साथ में। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ बेटा बिल्कुल पैरामैग्नेटिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 खाली हैं। एन की वैल्यू जो आपके पास है 4 है। अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी वो पूछे तो आप बता सकते हैं 4.90 BM, ये भी आप बता सकते हैं बेटा। तो इस टाइप के सवाल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए करने, इससे आपका बहुत अच्छे से बेसिक डेवलप होता है। फिर कहता है बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो बेटा कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स है आपके पास निकल H2O 6, साथ में क्या बेटा +2, करेक्ट। तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो है यहाँ पर +2, जिसके हिसाब से वो हो जाएगा आर्गन 3d8। और जो आपका लीगेंड है बेटा वो क्या है, वीक है, तो पेयरिंग तो कुछ भी नहीं होगी, है ना बेटा। तो पेयरिंग तो कुछ होगी नहीं। 1 2 3 4 5 3d 4s एंड 4p, 3d 4s and 4p. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना बेटा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं बेटा 2। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3d8 के हिसाब से। कोई लीगेंड बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता तो हम पेयरिंग करते, यहाँ तो लीगेंड स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। चलिए, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में बेटा आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या है, 3k पॉजिटिव है प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। ये बेटा आपके पास क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स है, जिसमें x यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, x प्लस -1 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी बेटा +3, यानी कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो बन जाएगा बेटा आर्गन 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो बन जाएगा आर्गन 3d5। और लीगेंड जो आपके पास प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, लीगेंड जो बेटा आपके पास प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, और आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो 1 2 दिस इज 3d, दिस इज बेटा 4s एंड दिस इज 4p, 3d 4s एंड 4p। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो बेटा एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप सिर्फ √3 BM बनेंगे। कितना 1 × 1 + 2 यानी कि √3 BM आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सवाल आते हैं जो आपको अब इस लेक्चर के बाद बहुत इजीली अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ है ही नहीं अब इन क्वेश्चंस में करने के लिए, दे आर वेरी वेरी इजी ऑलरेडी। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। चलते हैं आगे। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में किस चीज को लेकर डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर डिफरेंस है। तो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं बेटा। तो कितनी आएगी, x + 6 × 0 इज इक्वल टू +3, तो x की वैल्यू +3 ही आएगी। x + 6 × -1 इज इक्वल टू -3। तो ये तो बेटा आपका ऑप्शन गलत हो गया, है ना, ये तो गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर गलत है, इवन कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों में कितना है 6 है,
बोथ के अंदर, दोनों के अंदर ही कितना है बेटा 6 है आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। स्ट्रक्चर भी आपका गलत है क्योंकि दोनों ही क्या है ऑक्टाहेड्रल आएंगे, दोनों ही क्या आएंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल, तो आंसर तो आपका मैग्नेटिक नेचर ही होगा। अब ऐसा क्यों, देखो इस कॉम्प्लेक्स में बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में आप बनेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 3d5, यहाँ पर भी आप क्या बनेंगे 3d5, बट यहाँ पर होगी पेयरिंग, यहाँ पर होगी बेटा पेयरिंग, क्योंकि लीगेंड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है ना, और आपके पास n सिर्फ एक ही मिलेगा, यानी कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट √3bm आएगा, है ना। और यहाँ पर आपके पास क्या है लीगेंड है वीक, वाटर वीक लीगेंड होता है, यानी कि n की वैल्यू आएगी 5, तो आपका √35bm आएगा आपका आंसर। तो मैग्नेटिक नेचर दोनों का अलग है, ध्यान रहे, ठीक है। अगला सवाल आता है बेटा, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स इज 5.9 bm। तो ज्योमेट्री उस हिसाब से क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से देखो कि तुमसे कह रहा है बेटा कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है 5.9 bm है, तुम्हें बस पहला सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढ लेना है, 5 है, यानी कि तुम्हारी n की वैल्यू तो 5 ही होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 ही होंगे। अब मैंगनीज जो है, यहाँ पर मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +2, यानी कि वो प्रेजेंट है एज आर्गन 3d5। अब सब बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए बेटा, मैंने Mn+2 लिखा है, 3d5 होगा, है ना। अब बेटा आपसे ज्योमेट्री पूछी जा रही है ना। अब जब आप इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे ना, तो एक चीज को ध्यान से सुनिए, जब आप बेटा इसकी अब ज्योमेट्री निकालने के लिए बैठेंगे, है ना, तो ये आपके पास आपका इस तरीके से मैंने d ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, जिसमें से ये है 3d, ये है 4s और ये आपके पास क्या है 4p, और मैंने इसको डाल दिया ऐसे बॉक्स के अंदर। मुझे पहले ही मैं बता रही हूँ बेटा, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो मैंने पहले ही फिल कर दिए। तो अब जो लीगेंड आता होगा बेटा वो तो इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर ही डोनेट करेगा, और तो जगह उसके पास है नहीं, तो उस हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा, उस हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कितनी आएगी sp3 आएगी, यानी कि आप क्या बन जाएंगे, यानी कि आप बन जाएंगे बेटा टेट्राहेड्रल। तो आंसर आपका आएगा टेट्राहेड्रल। आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, कितने कितने हैं 5 है, तो पांचों को लिख लो। अब जो लीगेंड आएगा वो अगले डब्बों में ही इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा, और कहाँ पे डालेगा बेटा, है ना, ठीक है। इतने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सवाल आते हैं इस रिस्पेक्टिव टॉपिक से, कुछ है ही नहीं बेटा। नाउ प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि लीगेंड क्या है बेटा, वीक है, लीगेंड क्या है आपका वीक है ना। उसके बाद बोल रहा है क्यों ये कॉम्प्लेक्स इनर है और वो कॉम्प्लेक्स आउटर है ना, ये आपको बताना है। ये इनर है, ये आउटर है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस केस में ये काम कर रहा है एज वीक, और इस केस में ये काम कर रहा है एज स्ट्रॉन्ग। क्यों काम कर रहा है वीक, क्यों काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग, के इनके चार्जेस पे डिपेंड करता है, जो आगे जाके चैप्टर में आएगा। अभी आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें मान के सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्यों ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, वाटर इज वीक। सबका आंसर तुम्हें आना चाहिए, और जब तुम इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो तुम्हें कमेंट सेशन में लिखना है होमवर्क डन। तुम्हें कमेंट सेशन में लिखना है बेटा कि होमवर्क डन। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि बेटा आपने होमवर्क कर लिया है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे जाके करने हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये सब कुछ करने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो आपका टॉपिक है ये कम्प्लीटली डन है। इतने सवाल आपको आज क्लास में करा दिए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इसके बाद कुछ भी करने की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो स्पीड को ज़्यादा करके लेक्चर को देख लेना, बट पूरा लेक्चर बेटा अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है बेटा। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही मत करना इस रिस्पेक्टिव टॉपिक से। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।